एवरीवन, कैसे हो सब। हमने लास्ट वीडियो में जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस थे हमने वो पढ़ा और ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये रिपीट हुए कई बार। आज हम आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में इम्पोर्टेंट है और वो पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो मजदूर और जो किसान आंदोलन हुए थे तो उसका नेचर कैसा था, मतलब क्या था। तो देखो, इंडिया में जो आपके लेबर एंड पीजेंट मूवमेंट्स जो हुए थे तो इसमें ना इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना की जाती थी, काफ़ी इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो अंत में जाके इन लोगों ने क्या किया, अपने आंदोलन के द्वारा इन लोगों ने अपनी समस्याओं को उजागर किया, ठीक है, कि इन लोगों ने बोला कि अब भाई हम नहीं सहेंगे, बहुत हमने सह लिया, तुम लोगों ने अपनी मनमानी कर ली। तो सबसे पहले अगर हम मजदूर आंदोलन की बात करें तो मजदूर आंदोलन में अगर हम देखें ऐतिहासिक टाइम से तो 19वीं और 20वीं जो सदी है तो उस टाइम पे ना शुरुआत में बम्बई और कलकत्ता में देखने को मिला। उस टाइम पे जो मजदूरी है, मजदूरी की मांग से शुरू हुए ये आंदोलन। और ये जो आंदोलन थे इसमें जो कांग्रेस थे या वामपंथी नेता थे ये लोग भी इसमें शामिल थे। 1920 में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जिसको AITUC बोलते हैं, इसका गठन हुआ, जो कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। और हम बात करें कि फ्रीडम के बाद, स्वतंत्रता के बाद, तो जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बाद जो मजदूर आंदोलन है राजनीतिक दलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, जैसे कि INTUC कांग्रेस से, जो AITUC वो CPI से, CITU जो थे वो CPM से थे, BMS किससे थे, RS से थे। तो इनका जो ध्यान था वो सामूहिक सौदेबाजी और जो मिनिमम वेजेस है, ठीक है, एंड जो नौकरी की सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा लाभ और बोनस, इन सब के जो मुद्दे थे इन पे इनका फोकस था। उसके बाद अगर हम उदारीकरण की बात करें कि उदारीकरण के बाद यानी कि 1990 के बाद की बात करें, जब LPG रिफॉर्म हुआ तो उसके बाद भी आंदोलन, जो मजदूर आंदोलन थे, उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि निजीकरण, विनिवेश, ठेका प्रथा, ठीक है, इसको बढ़ाना, श्रम कानूनों में ढील करना, यूनियन की जो शक्ति थी वो वीक हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें फिर देखने को पड़ा। उसके बाद देखने को ये जो प्रॉब्लम्स है हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर मांगे बात करें कि क्या डिमांड थी इनकी, तो इनका डिमांड क्या था कि वेतन अच्छा मिले, काम का जो टाइम है वो फिक्स हो जाए, कार्यस्थल पे सिक्योरिटी मिले इन्हें, पेंशन मिले, ट्रेड यूनियन बनाने का राइट हो, छटनी का विरोध हो, ठेका श्रम को समाप्त करना या विनियमित करना। इसकी पद्धतियाँ कैसी थी, मतलब इन लोगों ने कौन से मेथड यूज किए। तो इन लोगों ने क्या मेथड यूज किया, हड़ताल किया, तालाबंदी कर दी, घेराव, प्रदर्शन, सामूहिक याचिका, कानूनी लड़ाई, इन सब के माध्यमों से इन्होंने अपने आंदोलन का प्रदर्शन किया। इनका जो नेतृत्व लीड कौन कर रहा था, तो प्रमुख जो ट्रेड यूनियन के नेता थे, राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो। चुनौतियाँ भी इनको जो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की जो बड़ी संख्या थी, तो वहाँ पे ना यूनियन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और फिर ग्लोबलाइजेशन और जो ऑटोमेशन था उसका भी इफेक्ट था, ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी भूमिका क्या रही, रोल क्या रहा। तो रोल क्या रहा, इसमें जो रोल था ये था कि अधिकारों का संरक्षण हो, जो उनका बेसिक नीड वाला जो अधिकार है ना, बुनियादी जो श्रमिक अधिकार है वो सुनिश्चित किए जाए, उनके जो मिनिमम वेजेस है वो उनको प्रोवाइड किया जाए, जो टाइम है वर्क करने का उसको फिक्स किया जाए, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है, उसके लिए इन्होंने बात की। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव की हम बात करें तो विशेषकर जो प्रारंभिक दशक में जो मजदूर थे, मजदूर आंदोलन राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक का काम किए। उन्होंने श्रम नीतियों को प्रभावित किया और समाजवादी विचारधारा को भी बढ़ावा दिया, जागरूकता को भी बढ़ाया, ठीक है, आर्थिक न्याय की बात की गई, क्योंकि बेहतर मजदूरी मिलेगी तो एक तरीके से न्याय स्थापित होगा आर्थिक रूप से। अगर हम बात करें किसान आंदोलन की प्रकृति की, तो किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने मजदूर के बारे में पढ़ा। किसान की प्रकृति की अगर हम बात करें तो अपने की वैसी काल से हम देखें, है ना, तो किसानों पे क्या किया जा रहा था, लगान, कर, ठीक है, उच्च लगान, उच्च कर, टैक्स
ठीक है। साहूकारों के शोषण और बेगारी के खिलाफ थे ये। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें तो चंपारण जो हुआ था, खेड़ा, बारदौली सत्याग्रह, ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जो किसानों के द्वारा ही किए गए थे अपनी वैश्विक काल में। तो कुछ आंदोलन जो थे वो हिंसक भी हुए, जैसे कि मोपला विद्रोह, तेलंगाना विद्रोह, जिसने हिंसा का रूप ले लिया। अगर हम वही फ्रीडम की बात करें कि अब फ्रीडम के बाद भी किसानों के साथ कुछ ज्यादती हुई, तो बिल्कुल भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, टेनेसी राइट्स, इस पे इन लोगों का आंदोलन रहा। हरित क्रांति के बाद है जो ग्रीन रेवोल्यूशन ना, उसके बाद आंदोलन का जो ध्यान था वो खेती के जो उत्पाद थे उसके उचित मूल्य यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कहते हैं जिसको, या फिर ऋण मुक्ति, सिंचाई सुविधा, उर्वरक, सब्सिडी, सरकारी नीतियों के विरोध पे क्या थे, केंद्रित थे। वही हम लिबरलाइजेशन की बात करें, उदारीकरण के बाद जो 1990 का जो टाइम था, उसके बाद किसान आंदोलन जो है वो वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार था, बाजार था, बहुराष्ट्रीय जो निगम थे, मल्टीनेशनल जो कंपनी थे, एंड जो बीज, कीटनाशक और जो कृषि संकट जैसे कि ऋण, आत्महत्या, इन सब के खिलाफ किया गया। इनकी डिमांडें क्या थी कि जो ऋण है ना उसको माफ़ किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो किसान जो थे वो खेती करने के लिए कर्ज लेते थे, लेकिन उनकी खेती अच्छी नहीं हो पाती, तो जो ऋण था, जो कर्ज था, उनकी उसमें इतना दब जाता था कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता था। मतलब बहुत ही कंडीशन ख़राब हो जाती थी। इसलिए बोला जा रहा था कि जो कर्ज था, जो ऋण था, उसको माफ़ किया जाना चाहिए। जो एमएसपी था उसकी कानूनी गारंटी होनी चाहिए। सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए। जो उर्वरक है, बिजली है, उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। कृषि बीमा होना चाहिए। साहूकार के शोषण से मुक्ति हमें मिलनी चाहिए। भूमि का न्याय संगत वितरण होना चाहिए। जो कॉर्पोरेट कृषि थे उसका विरोध किया इन लोगों ने। इसके जो मतलब आंदोलन करने के तरीके क्या थे, तो सत्याग्रह के द्वारा किया गया, धरने किए गए, प्रदर्शन किए गए, रैली, चक्का जाम, संसद घेराव आदि। इसमें जो लीड थे वो कौन थे, तो इसमें कई सारे नेताओं ने, जैसे जो करिश्माई नेता थे किस्मेटिक, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारतीय किसान यूनियन BKU, अखिल भारतीय किसान सभा जिसे AIKS जैसे राजनीतिक रूप से संबंध और गैर संबंध किसान संगठन, इन लोगों के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले, तो ये जो चुनौती है कौन कौन सी है, तो किसानों की जो विषम प्रकृति है, यानी छोटे सीमांत वर्ग किसान, क्षेत्रीय भिन्नता, आंदोलनों का राजनीतिकरण, आर्थिक नीतियों जो कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती है, और आंतरिक विभाजन भी। इसके रोल क्या थे, जो भूमि सुधार थे, ठीक है, भूमि सुधारों पर दबाव। किसान आंदोलन ने अपनी जो सरकार है, सरकार पर जमींदारी उन्मूलन और काश्तकारी कानून जैसे भूमि सुधार को लागू करने के लिए दबाव डाला, जिससे भूमि का अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्या है, कृषि नीतियों का निर्धारण। जो भी नीति बनाया गया जैसे MSP, सब्सिडी, ऋण नीति, इन सबको निर्धारित किया गया। इनको प्रभावित रूप से, जैसे कि जो भी परियोजना और कृषि विपणन थे उससे संबंधित सरकारी नीतियों को प्रभावित किया गया। ऋण से राहत, यानी कि जो ऋण थे उसको माफ़ किया जाने के लिए कहा जा रहा था। राजनीतिक लामबंदी, जो ग्रामीण मुद्दे थे उसको राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे के रूप में लाने को बोला जा रहा था, जिससे चुनावी राजनीति को प्रभावित किया, और खासकर राज्य स्तर पर जहाँ किसान महत्वपूर्ण वोट बैंक है। नव उदारवादी नीतियों को चुनौती। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र पर मुक्त बाजार और वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के खिलाफ महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शित किए, जैसे कृषि कानून के विरोध 2020 और 21 में भी हमने देखा था। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जिससे सरकार को इन कानून को वापस लेने पर मजबूर किया। यह दिखाता है कि कैसे जन भागीदारी और मजबूत सरकार की नीतियों को भी बदल सकती है। पहचान की राजनीति। कुछ किसान आंदोलन क्षेत्रीय जातीय पहचानों के साथ भी जुड़ गए हैं, जिससे उनकी सामाजिक राजनीतिक जटिलता बढ़ी है। अब इन दोनों में इंटरकनेक्शन क्या है और इनका जो ओवरलैप है वो क्या है, तो देखो, मजदूर या किसान आंदोलन अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कई ग्रामीण गरीब जो किसान भी है शहरों में जाकर वो मजदूर बन जाते हैं। दोनों ही आंदोलन अक्सर पूंजीवादी शोषण और नव उदारवादी नीतियों और राज्यों की उदासीनता के खिलाफ साझा आधार पर संघर्ष करते हैं। इनकी नेतृत्व शैली और राजनीतिक संबद्धताओं में कुछ हद तक अतिव्याप्ति पाई जा सकती है। तो इस तरीके से हमने किसान आंदोलन और जो मजदूर आंदोलन, इसमें हमने डिफरेंस पढ़ा, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कैसे, एक जो मजदूर है वो किसान रहता है गाँव में, जबकि वो अगर कमाने के उद्देश्य से बाहर जाता है शहरों में तो वो एक मजदूर बन जाता है, और कैसे उसके साथ शोषण होता है। नेक्स्ट है कि जो महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण में विकास एजेंसियाँ, जो एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट है उसका क्या रोल है, तो महिला सशक्तिकरण
की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इस प्रकार से सक्षम बनना कि वो अपने जीवन के जो भी डिसीजंस है वो फ्री होकर ले सके, इंडिपेंडेंटली ले सके। ठीक है, भारतीय समाज जो पारंपरिक रूप से क्या है, प्रतिसत्तात्मक संरचना से प्रभावित रहा है, वहाँ महिला सशक्तिकरण केवल एक नीतिगत प्राथमिकता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का केंद्रीय तत्व भी है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में विकास एजेंसियों की कई महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकास एजेंसी की अगर हम बात करें तो देखो, विकास एजेंसी क्या होती है, ये ना वो एक इंस्टीट्यूशंस होती है जो सामाजिक आर्थिक विकास में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। और ये जो एजेंसी है सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी भी हो सकती है। सरकारी एजेंसी की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, राज्य महिला आयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन से कौन से हैं, तो यूएनडीपी है, यूएन वुमेन है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, एनजीओस, ठीक है। एंड स्वयं सहायता समूह की बात करें तो सेवा है, महिला समख्या है, ये सारे। तो इनके जो कार्य है वो क्षेत्र में क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक भागीदारी, ये सारे फील्ड जो है इसमें शामिल है। शिक्षा और जागरूकता में भूमिका, तो शिक्षा सशक्तिकरण की सबसे पहली नींव होती है। विकास एजेंसियां महिलाओं के लिए साक्षरता मिशन, ये जिसमें मतलब सभी जो वुमेन है वो साक्षर हो, डिजिटल लर्निंग और स्वस्थ जागरूकता कार्यक्रम चलाती है। एग्जाम्पल, महिला समाख्या प्रोग्राम ने ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भर को प्रेरित किया। यूनेस्को, यूनिसेफ जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है ये ना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, जिससे लिंग आधारित जो असमानता है वो कम किया जा सके। आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास, तो जो विकास एजेंसी उसने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस, कौशल विकास कार्यक्रम, लघु उद्योग, ऐसे ट्रेनिंग देने का भी प्रयास किया है। जैसे DNRLM, सेवा, NIFAD जैसे जो इंस्टीट्यूशन ये लाखों महिलाओं को आजीविका देने के लिए भी ये है। इससे महिलाएं जो है पारंपरिक आश्रित भूमिका से बाहर निकल कर क्या करती है, उद्यमिता, आर्थिक निर्णय और वित्तीय सहायता की ओर अग्रसर हुई है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता आवश्यक है। विकास एजेंसी जननी सुरक्षा योजना, मातृ स्वास्थ्य सेवा, कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो यूनिसेफ और यूएचओ ने महिला स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देते हुए अनेक राज्य स्तरीय योजनाओं में अधिक तकनीकी और वित्तीय सहायता दी है। राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिला है, जैसे कि आप पंचायती राज का एग्जाम्पल देख सकते हो, वहाँ महिलाओं को 33% रिजर्वेशन भी दिया जाता है। एंड महिलाएं भी जो बढ़ चढ़ के है वो अपना योगदान देती है। कानूनी अधिकार सुरक्षा में भी सहयोग है, जैसे कि जो महिला के साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, यौन उत्पीड़न होते हैं, जो मानव तस्करी है, कानूनी भेदभाव, तो इनसे लड़ने के लिए भी कानूनी रूप से उन्हें सहायता दी जाती है। ठीक है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो कई ऐसी एजेंसियां हैं जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कार्य किया है, परंतु क्या कुछ चुनौतियां से बनी हुई है। जैसे योजनाओं की शहरी केंद्रीकृत प्रकृति, जिससे ग्रामीण महिलाएं वंचित रह जाती है। अब जो शहरों में कुछ नीति बनाई गई है वो ग्रामीण में फॉलो नहीं किए जाते। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिससे क्या होता है, नीति कमजोर रहते हैं। प्रतिष्ठात्मक, ठीक है, जो प्रतिष्ठात्मक सामाजिक संरचना वो कई बार एजेंसियों के प्रयासों को सीमित करती है। कई एनजीओस है वो केवल आंकड़ों तक सीमित रहकर जमीनी प्रभाव नहीं डाल पाते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है और किस तरीके से जो एजेंसी है उनके उसमें योगदान देती है अपना। विकास की अवधारणा लोकतंत्र के साथ इसके संबंध। विकास क्या है, विकास जो है एक बहुआयामी है। इसकी जो अवधारणा है बहुआयामी है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आर्थिक रूप से आप सशक्त हो, आर्थिक रूप से आप अच्छे हो तो बस आपने विकास कर लिया। सिर्फ आर्थिक वृद्धि तक ही नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन को भी इसमें शामिल किया जाता है। विकास को आमतौर पे कई जो इसके आयाम जो है अप्रोचेस से कई तरीक़ों से हम देख सकते हैं इसकी अप्रोचेस को। जैसे पहला है आर्थिक है, सामाजिक, राजनीतिक। आर्थिक क्या, आर्थिक यानी कि जिसमें देश की जो कुल उत्पादन की क्षमता है यानी जीडीपी उसको देखा जाता है, जिसमें कि उद्योग, कृषि, सेवा, विकास की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है, जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा सामाजिक विकास, इसमें क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय के लिए
जो भी आवश्यक परिवर्तन है उसको रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, विशेष करके जो कमज़ोर वर्ग है उनको समान अवसर देना, उनको संसाधन उपलब्ध कराना। राजनीतिक का क्या मतलब यहाँ पे कि जो नागरिक है, नागरिक के अधिकारों का संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावशीलता को दर्शाता है। राजनीतिक विकास में सशक्त नागरिक समाज और पारदर्शी शासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय क्या है कि ये विकास की उस प्रक्रिया को बताता है जो पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षा वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में ये है कि जिसमें नागरिक जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनने और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार वो रखता है। लोकतंत्र का उद्देश्य होता है कि राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, नागरिक अधिकारों की रक्षा हो, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके तत्व क्या है? समानता, स्वतंत्रता। समानता मतलब सभी लोग बराबर है, ठीक है, जो भी 18 के एवव है, ठीक है, जो 18 है या इससे एवव है वो सब कानून के समक्ष समान है, सबको समान अवसर मिलेंगे, सबको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। स्वतंत्रता यानी कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, किस लिए? अपनी राय व्यक्त करने के लिए, संघ बनाने के लिए, विरोध करने के लिए, ठीक है। सक्रिय भागीदारी यानी जो भी लोकतांत्रिक, ठीक है, ये लोकतांत्रिक है, जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने का सबको अवसर मिलना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही, सरकार को अपने कार्य के प्रति क्या होनी चाहिए? पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखना है। और इन दोनों के बीच संबंध क्या है? तो जो लोकतंत्र है और जो विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक है। लोकतंत्र में शासन की पारदर्शिता, ठीक है, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी होती है, वहीं पे विकास की प्रक्रिया में भी ये सारे तत्व जो है आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है, तो विकास की नीतियाँ अधिक समावेशी और न्याय संगत है। जेम्स स्टुअर्ट क्या कहते हैं? एक प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र में समाज के हर वर्ग की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे विकास का लाभ समाज के व्यापक वर्गों तक पहुँचते हैं। और यह दृष्टिकोण क्या बताता है कि लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया में विविधता होने के कारण विकास की नीतियाँ जो है व्यापक और समावेशी होती है। अब इसमें नीति निर्धारण और नागरिक स्वतंत्रता, इसमें क्या है कि जो लोकतंत्र में नीति निर्धारण की जो प्रक्रिया है, नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का महत्वपूर्ण स्थान है। जब नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं तो विकास के लिए आवश्यक मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, इन सब पे ना चर्चा करना आसान हो जाता है। सामाजिक न्याय और समानता, इसमें क्या है कि विकास की जो अवधारणा है, सामाजिक न्याय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में जब सामाजिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है ना, तो ये सुनिश्चित होता है कि विकास के जो लाभ है समाज के सभी वर्गों को, ऐसा नहीं किसी एक ही वर्ग को, जो एक वर्ग है, एक क्लास है, उसी को ना हो, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में कहा जाए तो क्या है कि न्यायपूर्ण समाज वही है जहाँ विकास का जो हर लाभ है समान रूप से वितरित हो, मतलब सबको प्रॉपर मिले। यानी ये विचार हमें समझने में मदद करता है कि लोकतंत्र के माध्यम से प्रक्रिया में सामाजिक न्याय की प्रमुखता देखी जा सकती है। लोकतंत्र में जो इंस्टीट्यूशन उसकी क्या भूमिका है? जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया, नागरिक समाज, ठीक है, विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये संस्था स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तो भ्रष्टाचार, असमानता, ठीक है, इसकी संभावना कम हो जाती है। तो शोधकर्ता का क्या मानना है कि जो संस्था है विकास के मार्ग को बाधित होने वाले कारकों को दूर करने में सहायक होती है। उदाहरण स्वरूप भारतीय संविधान में जो सुनिश्चित मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ने विकास की राह में आने वाले कई अड़चनों को पार करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक अध्ययन, इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास और लोकतंत्र का जो संबंध है गहन अध्ययन हुआ है, ठीक है, इन दोनों का। जेम्स एफ डैनियल्स और जो अन्य शोधकर्ता उन्होंने क्या बताया कि उन देशों में जहाँ लोकतांत्रिक संस्था का प्रभाव अधिक होता है, विकास की जो दर है वो भी अधिक होती है उनकी तुलना में। उन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का परिचायक है, बल्कि ये आर्थिक और सामाजिक विकास की भी प्रमुख कारक है। तो इस प्रकार के स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के माध्यम से नीति निर्धारण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और समावेशी बनती है। विकास की दिशा में जो ये है एक पॉजिटिव रोल प्रोवाइड करता है। चुनौती और संभावनाएं, इस सब के अलावा कुछ चुनौतियां हैं। क्या है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विकास की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंसी और जो समावेशिता है वो होती है। फिर भी कई बार क्या कुछ चुनौतियां मिलती है, जैसे कि भ्रष्टाचार, असमानता, राजनीतिक अस्थिरता जैसे जो कार्य के विकास की प्रक्रिया में क्या है बाधक बनते हैं। जैसे कुछ देशों में क्या है लोकतंत्र के तहत भी आर्थिक असमानता बनी रहती है, जैसे विकास का जो लाभ है वो सभी वर्गों तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणालिका का विश्लेषण कीजिए। जो आपका संघीय व्यवस्था है ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था का एक अद्वितीय जो विशिष्ट मॉडल है उसे अपनाया गया है संयुक्त संघीय या फिर इसको अर्ध संघीय व्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे की जो रूपरेखा वो इस तरीके से है कि
इस व्यवस्था में जो राज्य है, राज्य के पास ना महत्वपूर्ण स्वायत्ता होती है, परंतु जो राष्ट्रीय हित है उसकी सुरक्षा के लिए केंद्र को भी व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था का जन्म जो उपनिवेशवाद के अंतर्गत एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की आवश्यकता से हुआ, और जो इसमें भीमराव अम्बेडकर है और वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है जैसे नेताओं ने भी इस व्यवस्था के महत्व में जोर दिया। अम्बेडकर ने कहा कि जो संघीय व्यवस्था है ये हमें विभिन्नता में एकता का पाठ पढ़ाती है। शक्ति की विभाजन की बात करें तो यहाँ पे संविधान में शक्ति की जो विभाजन है वो 3 कैटेगरी में की गई है। एक तो संविधान की सूची जिसको केंद्र सूची बोला जाता है, राज्य सूची, और दूसरा समवर्ती सूची। इनके माध्यम से यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना जो ये है ना, जो इसमें जो केंद्र है, केंद्र के पास वो पावर होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इम्पोर्टेंट है उसको लागू करना, जबकि राज्य के पास में कुछ ऐसे मामले होते हैं, ठीक है, जो क्षेत्रीय मामले होते हैं ना राज्य के लिए जो फायदेमंद हो वो मामले होते हैं। लेकिन जो संवर्ती सूची है उसके तहत क्या है कि दोनों ही स्तरीय सरकारें मिलकर काम करती है और ये संरचना सुनिश्चित करता है कि राज्य और केंद्र के बीच संतुलन बना रहे, किसी भी एक इकाई के द्वारा अत्यधिक केंद्रीकरण से बचा जा सके। लेकिन हाँ, जब कोई कंडीशन हो जाता है ना देश के हित में बात हो और संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही है, तो उस कंडीशन में राज्य ही निर्णय लेती है। राज्य और केंद्र के बीच में संतुलन। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि राज्यों को काफ़ी स्वायत्ता दी गई है। राज्यों के पास ना नीति बनाने, कानून लागू करने, प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, मुद्रा और अंतर्राज्यीय व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र की प्रमुखता भी है। तो इस संतुलन को बनाए रखने केंद्र राज्य सरकारों के साथ लगातार ये क्या करते हैं, संवाद करते हैं, सलाह करते हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था के लिए कुछ चुनौती है। क्या चुनौती है कि इसमें ना राज्यों के बीच ना आर्थिक असमानता, क्या आर्थिक असमानता, राजनीतिक मतभेद, और कभी कभी तो केंद्र का जो हस्तक्षेप है ये भी कभी कभी क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कुछ मामलों में क्या है, केंद्र द्वारा ही जो नीति बनाई गई है, ठीक है, नीतिगत हस्तक्षेप ने राज्यों की जो सरकार के जो स्वायत्ता है उसके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजनीतिक जो विश्लेषक है उसका कहना है कि जो संघीयता है असली परीक्षण तब होता है जब राज्यों की पहचान और स्वायत्ता को राष्ट्रीय हित के साथ संतुलन किया जा सके। क्षेत्रीय और नीति निर्माण। भारतीय संघीय व्यवस्था को राज्यों को अपने क्षेत्रीय विकास के अनुकूल नीतियाँ बनाने का अवसर प्रदान किया है। राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ अलग अलग होने के कारण केंद्रीकृत नीति अक्सर सभी क्षेत्रों के उपयोग नहीं हो सकती, इसलिए ये राज्यों के केवल आवश्यक जो भी अनुरूप नीति है उसके अधिकार ही दिया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका। संघीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी कुछ अपना अलग ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। संसद, न्यायपालिका और विभिन्न जो विधानसभा के माध्यम से नीति निर्माण की प्रक्रिया है उसमें सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इससे लोकतांत्रिक ढांचे ने विभिन्न राज्यों के बीच मतभेद को सुलझाने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्या? विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोट्स लिखना पेपर में, इंप्रेशन अच्छा बनता है। यह सिद्धांत आज भी जो भारतीय संघीय व्यवस्था है इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर हम तुलना करें अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, ठीक है, तो जो वैश्विक संदर्भ है उसमें भारतीय संघीय व्यवस्था की तुलना उन देशों की जाती है जहाँ केंद्रीय अधिक होता है, जो केंद्रीकरण होता है वहाँ अधिक होता है। भारतीय मॉडल ने क्या दिखाया है कि जो राज्य है कैसे राज्यों की स्वच्छता के साथ साथ राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा भी संभव है। कई अंतर्राष्ट्रीय विद्वान का क्या मानना है कि भारतीय संघीय ढांचा विभिन्नताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय जो है, ठीक है, भारतीय संघीय मॉडल विविधता को समाहित करने का एक अभिनव तरीका जो देश के लिए प्रेरणा के लिए स्रोत बन सकता है। कुछ सुधार भी किए गए। भारतीय संघीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधार क्या थे कि राज्य की जो स्वायत्ता थी उसको बढ़ा दिया गया, वित्तीय संसाधनों में सुधार किया गया और इसके साथ संविधान में भी संशोधन किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर हम अब बात करें कि जो उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण यानी एलपीजी की बात की जा रही है, इसको हमें बताना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हम तीनों को पढ़ेंगे। अगर सिंपल एलपीजी के बारे में पूछे तो आप तीनों लिखोगे, अगर सिर्फ एक के बारे में पूछे तो भी आप किसी एक के बारे में लिख दोगे। तीनों को हमने यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है। तो देखो 1991 में आर्थिक सुधार की एक नई लहर आई थी, ठीक है, एलपीजी। तो इसको एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, इसको अपनाया गया था और इसको एलपीजी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो उदारीकरण की अगर हम बात करें, क्या उदारीकरण का तात्पर्य क्या है कि आर्थिक नीतियों में उन बदलावों से जो बाजार की भूमिका को बढ़ाते हैं और सरकारी नियंत्रण को कम करते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है कि बाजार की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, जैसे कि इसमें क्या, इसके अंदर क्या जाएंगे, जो भी उत्पादन है, उद्योगों का जो उत्पादन है, मूल्य निर्धारण, वितरण के निर्णय लेने में स्वतंत्रता दी गई। ये नीति व्यवसायों को अपने
गतिविधियों में लचीलापन और नवीनता का अवसर प्रदान करती है। दूसरा, आर्थिक वृद्धि। उदारीकरण के परिणाम से भारत की जो जीडीपी है उसमें वृद्धि हुई। जो विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों में सुधार किया गया, जिससे रोजगार के नए अवसर मिले। ठीक है, तो इस तरीके से ये विशेषता है इसकी। नेक्स्ट क्या है, नियामक ढांचे का सरलीकरण। उदारीकरण के साथ साथ सरकारी नियमों विनियमन सरल बन गए, जिससे व्यवसायों के लिए संचालन में आसानी हुई, जिससे छोटे जो थे और जो मध्यम उद्योग थे उसको भी बढ़ावा मिला। निजीकरण को यहाँ पे ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, निजीकरण जो था उस पे यहाँ पे ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। जो निजी क्षेत्र थे ना, उदारीकरण ने जो निजी क्षेत्र थे उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया और सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी निवेश के लिए दरवाजे खोले। निजीकरण क्या है? निजीकरण का मतलब समझ ही रहे होगे कि जो भी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां है उसको निजी क्षेत्र में क्या करना, हस्तांतरित करना, स्थानांतरित करना। ठीक है, यानी उनका जो संचालन यहाँ जो मेन होगा, जैसे आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, ठीक है, तो इसका जो मेन मालिक हो गए वो आप हो गए, ना कि किसी गवर्नमेंट के हाथ में इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन लीड करेगा वो आप ही करोगे, यानी जो इसका संचालन वो किसके अंदर होगा, निजी व्यक्ति के हाथों में होगा। तो सरकारी व्यय में क्या है, कमी आई। इसमें क्या, सरकारी व्यय में कमी आई, इसकी ये विशेषता है। कुशलता और प्रतिस्पर्धा, निजीकरण से कंपनियों में कुशलता बढ़ी और जो प्रतिस्पर्धा है उसको भी बढ़ावा मिला। अब जब निजी कंपनी बन गए तो सबके मन में ये हुआ कि नहीं, हम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हम अच्छा करेंगे, हमें बढ़ावा मिलना चाहिए। अपने क्वालिटी में उन लोगों ने क्या किया, चेंजेस किया। तो यहाँ पे जो था कंपटीशन बढ़ गया। विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया गया। जो निजीकरण है ना, इसने विदेशी निवेशक को, जो भी निवेशक थे उसको भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और नई नई टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे उपयोग किया गया, जिससे जो भी नए नए तकनीक और जो प्रबंधन कौशल थे उनका भारत में भी प्रवेश हुआ। सामाजिक परिणाम, इससे क्या मिला कि इसके कई सकारात्मक परिणाम थे, लेकिन इसकी ना सामाजिक प्रभावों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। कई सरकारी कंपनियों ने निजीकरण से रोजगार में कमी और सामाजिक असमानता बढ़ने की भी जो स्थिति थी वो भी सामने आई। अब वैश्वीकरण तो जैसा आपको पता ही है कि वैश्वीकरण का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है, निवेश है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उससे तात्पर्य है। इसका क्या हुआ, मतलब इसकी क्या क्या विशेषता थे कि इसकी जो विशेषता थे वो बाजार का विस्तार हुआ। ठीक है, कि जो वैश्वीकरण था उसके कारण भारतीय उत्पाद और सेवाओं के लिए नए बाजारों का उद्भावन हुआ। विदेशी निवेश में भी वृद्धि हो गई। जो भी संस्कृति और तकनीकी का आदान प्रदान था उसमें बढ़ावा मिला, जैसे कि नई तकनीकी विचारधारा, जीवन शैली भारतीय समाज में प्रवेश किया, जिससे विकास के नए आयाम खोले। इसके कुछ विपरीत प्रभाव थे, नकारात्मक प्रभाव पड़ गए, जैसे कि उद्योगों पर दबाव पड़ गया। ठीक है, जो छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो खत्म हो गए। कुछ जो सांस्कृतिक थे हमारे, जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को इतना बढ़ावा दिया कि हम अपने कल्चर को भूल गए, तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। अब हम बात करें कि पूरे एलपीजी, जो एलपीजी उसके परिणाम क्या थे। तो आर्थिक वृद्धि, पहला क्या है, आर्थिक वृद्धि। जो एलपीजी की नीति थी ना, परिणाम से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अब भारत ना दुनिया के सबसे तेज से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नए रोजगार के अवसर मिल गए। ठीक है, इनके आने से क्या हुआ, रोजगार के नए नए अवसर भी मिले। बट इस प्रक्रिया ने क्या किया कि जो असमानता है उसको बढ़ावा दिया। समाज में चेंजेस हुए, अब नई विचारधारा आएगी। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से चेंजेस हुए समाज में भी। नवीनता और प्रतिस्पर्धा, अब एलपीजी की नीतियों ने ना भारतीय कंपनियों में नवाचार प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा दिया, जिससे जो वैश्विक स्तर पर सफल होने के लिए ये क्या हो, तैयार हो सके। अब इन तीनों की बात करें कि इन तीनों में संबंध क्या है, तो ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि उदारीकरण के द्वारा सरकारी हस्तक्षेप में कमी लाई गई, जिससे निजीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, संभव हुई। इससे वैश्विक बाजार में क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा की स्थिति जो थी उत्पन्न हो गई। तो ये पारस्परिक संबंध ने न केवल आर्थिक विकास की गति को प्रदान की, बल्कि जो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र उसमें भी ये चेंजेस लेकर आए। तो कुछ राजनीतिक जो है उसका मानना क्या है कि जब सरकार बाजार के नियमों को अपनाती है ना, तो ये सुनिश्चित करती है कि जो आर्थिक नीति है वो अधिक पारदर्शी और जवाबदेही और प्रतिस्पर्धा बने। इसकी कुछ चुनौती या आलोचना है। देखो, इन तीनों को अपनाने के बावजूद भी जो कुछ आलोचक है उनके कहना है कि जो निजीकरण है और वैश्वीकरण है, इन दोनों के कारण काफ़ी सारी असमानता बढ़ गई है, आर्थिक विषमता जो है वो आ गई है। जैसे कुछ क्षेत्रों में, जैसे हम बात करें, कुछ क्षेत्रों में निजी कंपनियों ने लाभ कमाया। अपनी जो प्राइमरी उनका जो प्रॉफिट था वही था कि लाभ कमाना। सामाजिक उत्तरदायित्व को क्या किया, उन्होंने अनदेखी किया। वैश्वीकरण ने भारतीय किसान, लघु उद्योगों को क्या किया, और नई नई वो टेक्निक ले आया, तो जिससे ये जो लघु उद्योग थे, जो उनका परंपरागत व्यवसाय थे, वो खत्म हो गए, उनके लिए चुनौती हो गई। तो कुछ शोधकर्ता ने ये भी कहा कि विकास की इस प्रक्रिया में सामाजिक न्याय, श्रम हित और पर्यावरण से जैसे पहलू का भी महत्व नहीं दिया गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये भारत में कृषक आंदोलन जो भी हमने डिस्कस किया था ये वही है। इसको थोड़ा डिटेल में लिखा गया है कि
70 के दशक में क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो ये किसान आंदोलन के बारे में, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।